पहला टॉपिक है आपका म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। किसके किसके बीच में अभी हमको एक डिफेंस एग्रीमेंट देखने को मिला है? पाकिस्तान और सऊदी के बीच में, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। क्या है ये डिफेंस एग्रीमेंट, इंडिया पे क्या इंप्लीकेशंस पड़ेंगे और रीजनल सिक्योरिटी पे इसके क्या असर पड़ेंगे, ये सब जानेंगे अभी थोड़ी देर में। सो व्हाट इज दिस डिफेंस एग्रीमेंट अबाउट? ये है क्या डिफेंस एग्रीमेंट? इस डिफेंस एग्रीमेंट के तहत ये कहा गया है कि दोनों कंट्री में से किसी एक पे अटैक अगर हो रहा है, दोनों कंट्रीज में से किसी एक कंट्री पे अटैक हो रहा है, तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि ये दोनों कंट्री पे अटैक है। मतलब पाकिस्तान और सऊदी एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कर लिए हैं, जिसमें यह कहा गया है, जिसका जो प्रेमाइस है, अभी सारे प्रोविजंस बाहर नहीं आए हैं, लेकिन जो बेसिक प्रेमाइस है इस डिफेंस पैक्ट का वो ये है कि दोनों कंट्री में से किसी एक कंट्री पे अगर अटैक किया जा रहा है तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि ये दोनों कंट्रीज पे अटैक है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक प्रेमाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफेंस पैक्ट। रीजन क्या है? प्रिंसिपल पहले लिख देता हूं, व्हाट इज प्रिंसिपल बिहाइंड दिस अग्रीमेंट, कि एनी अग्रेशन अगेंस्ट either country would be considered aggression against both the countries। ये बेसिक प्रेमाइस है कि पाकिस्तान पे अटैक हो रहा है तो सऊदी इस डिफेंस पैक्ट के बाद ये कंसिडर करेगा कि उस पर भी अटैक किया गया, एंड वाइस वर्सा। क्या रीजन साइट किए गए हैं? रीजंस कई हैं। एक तो रीजनल इम्बैलेंसेस जो हमको मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी इजराइल ने क्या किया है? इजराइल ने कतर पे स्ट्राइक किया, किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? हमास के कुछ मेंबर्स को। कतर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। इजराइल और कतर के बीच में रिलेशंस भी उतने खराब नहीं है, लेकिन कतर में हमको स्ट्राइक देखने को मिला। तो सऊदी में एक नर्वसनेस आ गई कि भाई जब कतर पे अटैक हो सकता है तो हमारी टेरिटरी में भी इजराइल जो है वो क्या कर सकता है, वो अग्रेशन दिखा सकता है। एक रीजन ये है। दूसरा क्या है, सऊदी जो है वो, उसका पर कैपिटा इनकम तो बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है, एक प्रॉस्पेरस कंट्री है, बट इट डजंट हैव न्यूक्लियर अम्ब्रेला, उसके पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ अभी उस रीजन में हमको इम्बैलेंसेस काफी देखने को मिल रहा है। इम्बैलेंसेस से मेरा मतलब है सऊदी को किससे किससे दिक्कत हो रही है? एक तो उसका सबसे बड़ा आर्क राइवल है ईरान, दूसरा इजराइल डायरेक्टली नहीं, इजराइल और सऊदी अरेबिया के ठीक रिलेशंस हैं, उतने खराब रिलेशंस नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों यूएस ब्लॉक के पार्ट है। दोनों आपके यूएई और सऊदी जो हैं उनका भी यूएस के साथ अच्छा अलाइनमेंट है, और साथ ही साथ हमको ये देखने को मिलता है कि इजराइल और सऊदी में भी अब्राहिम अकॉर्ड वगैरह जब से शुरू हुआ है तब से रिलेशंस अच्छे हो चुके हैं। जो आपके कुछ मेजर आपके मिडिल ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके आपके इजराइल के साथ जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो चुके हैं। दूसरा क्या है, ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उस रीजन में, ईरान के कौन से प्रॉक्सीज हैं? 3, हमास है, हाउथीज है, और तीसरा हिजबुल्लाह हैं। ठीक है, हाउथीज से भी सऊदीज जो हैं बहुत परेशान हैं। अब ईरान सऊदी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत पेरेनियल इशू है। ईरान क्या है, एक शिया लेड कंट्री है, और सऊदी क्या है, सुन्नी वर्ल्ड का लीडर है। तो इन दोनों के बीच में हमको पेरेनियली क्या देखने को मिलता है, डिस्प्यूट्स देखने को मिलता है। तो ईरान जो है वो भी अग्रेसिव है सऊदी को लेके, और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर है, हुथीज हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, उससे भी लेके खासी परेशानी है किसको, सऊदी अरेबिया को। तीसरा जो एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमको देखने को मिला है कि ये डिफेंस पैक्ट इतनी जल्दी इंक किया गया है, इतनी जल्दी इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, वो क्या है
यूएस का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला था, यूएस का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला था इस पर्टिकुलर रीजन में, वो बहुत तेजी से डिमिनिश कर रहा है। पहले क्या था, यूएस नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था इस रीजन में, लेकिन ट्रंप के आने के बाद से हमको क्या देखने को मिल रहा है, ट्रंप ने बोला है ना कि यू शुड पे फॉर योर ओन सिक्योरिटी। यूरोप को भी यही बोला है, मिडिल ईस्ट को भी यही बोला है कि यू शुड पे फॉर योर ओन सिक्योरिटी। तभी देखो नेटो में जो हस्तक्षेप है अमेरिका का वो कम हो गया है। ट्रंप के आने के बाद से जो नेटो की मेंबर कंट्रीज हैं वो अपना डिफेंस बजट है वो बढ़ाती गई हैं, जो ट्रेडिशनली वो नहीं बढ़ा रही थी, जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पे खर्चा कर रही थी। तो अब यूरोप की जो कंट्रीज हैं जो नेटो की मेंबर थी वो भी क्या कर रही हैं, अपना डिफेंस बजट बढ़ा रही हैं। सेम नर्वसनेस जो है वो आपका मिडिल ईस्ट में भी हमको देखने को मिल रही है, यूएई और सऊदी के कॉन्टेक्स्ट में। इस रीजन में जो दिक्कत है और ज्यादा क्यों हो जाती है, क्योंकि यहां पे पेरेनियली मतलब हमको क्या देखने को मिल रहा है, इम्बैलेंसेस बने। एक तो यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, इजराइल इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द रीजन, तो वहां पे फ्लक्स लगा रहता है। कभी अरब स्प्रिंग चल रहा है, कभी ईरान सऊदी चल रहा है, कभी आईएसआईएस आ जा रहा है, पहले अलकायदा था। तो एक पावर वैक्यूम या एक गवर्नेंस वैक्यूम बना रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सऊदी अरेबिया को नर्वस कर रही थी। पहला रीजन क्या, कि इसराइल का जो बेलिजरेंस है, इसराइल का जो बेलिजरेंस है, जो अग्रेसिवनेस है वो बढ़ती जा रही थी रीजन में। दूसरा क्या, नॉन स्टेट स्टेट एक्टर्स, इसराइल से तो दिक्कत थी, ईरान से भी दिक्कत है, ये स्टेट एक्टर्स हो गए। कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे हुथीस, ठीक है, तो हुथीस से भी सऊदीज को खासी समस्या थी। और अभी ट्रंप के आने के बाद से हमको क्या देखने को मिला है, ट्रंप के आने के बाद से हमको ये देखा है कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी अम्ब्रेला था अमेरिका का मिडिल ईस्ट रीजन में वो बहुत तेजी से डिमिनिश कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है सऊदी, यूएई और जो तमाम कंट्री हैं जो रिलेटिवली स्टेबल हैं उस रीजन में, वो क्या करेंगी, वो नए डिफेंस पैक्ट करने की कोशिश करेंगी, वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला खोजने की कोशिश करेंगी। तो ये पर्टिकुलर जो डिफेंस अग्रीमेंट हमको देखने को मिल रहा है, दैट हैज प्राइमरीली कम बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस, बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस। ठीक है, अब बात करें अगर सऊदी और पाकिस्तान की मिलिट्री रिलेशन की, ठीक है, तो इट्स नॉट न्यू। ठीक है, जब यमन वॉर चल रही थी लेट 50-60s में, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो डिप्लॉय की गई सऊदी अरेबिया में। तो पाकिस्तानी सोल्जर्स डिप्लॉयड रहे हैं सऊदी सॉइल पे बहुत पहले से, 1960s से, जब यमन वॉर चल रही थी। ठीक है, सऊदी आपका जो सऊदी की ग्रोथ आई है, जो प्रॉस्पेरिटी आई, वो प्राइमरीली कब आई है, ऑयल ऑयल से आई है। ठीक है, पेट्रो डॉलर से आई है। 60s में ये पैसा आना शुरू हो गया था। तो ये वो समय था जब किंग फैजल ने सोचा कि भाई अपने जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, अपनी जो सऊदी एयर फोर्स है, उसको मॉडर्नाइज किया जाए। इसके लिए किसकी मदद ली जाती है, इसके लिए पाकिस्तान की मदद ली जाती है। तो पाकिस्तानी ट्रूप्स पहली बार सऊदी सॉइल पे कब आए हैं, आपके 1960 से आते शुरू हो गए हैं। तो 1960 ऑनवर्ड्स व्हाट वी आर सीइंग इज कि जो रिलेशंस हैं, मिलिट्री रिलेशंस हैं, वो बढ़ते गए हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स, ठीक है, ब्रिगेडियर्स, वो सऊदी में जाते हैं और वहां के जो ट्रूप्स हैं उनको ट्रेन करते हैं। सऊदी के जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा। ठीक है, तो मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो 1960s ऑनवर्ड्स हमको देखने को मिलने लगता है। उसके बाद सिक्योरिटी अपरेटस और ज्यादा सशक्त हुआ है और मजबूत हुआ है। जो सिक्योरिटी आपका कोऑपरेशन है वो और ज्यादा मजबूत हुआ है आपका 1979 में। 1979 में हमको क्या देखने को मिलता है, 1979 में हमको देखने को मिलता है जो मैका की ग्रैंड मॉस्क है उसमें कुछ मिलिटेंट्स हैं वो घुस जाते हैं, और 1979 में मैका का जो ग्रैंड मॉस्क है उसमें कुछ मिलिटेंट्स घुस जाते हैं। ठीक है, और उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उनका आइडिया ये रहता है कि जो ग्रैंड मॉस्क है मैका का, जो मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सऊदी का जो स्ट्रेंगल होल्ड है उसको हटाया जाए। वो ये एलिज करते हैं कि सऊदी की रजीम जो है वो करप्ट है। ठीक है, सऊदी की रजीम है वो करप्ट है, इसीलिए वो जो मॉस्क है मैका का ग्रैंड मॉस्क है उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो 1979 में सऊदी फोर्सेस अलोंग विथ फ्रेंच फोर्सेस एंड पाकिस्तानी फोर्सेस एक ऑपरेशन चलाती है और उसके बाद ये जो मिलिटेंट्स हैं उनको पकड़ा जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है और दोबारा से सऊदी जो है वो उस ग्रैंड मॉस्क का रख रखाव शुरू कर देता है। तो दिस हैपेंड इन 1979। तो ये जो बायलैटरल कोऑपरेशन है
वो 1960 से शुरू होता है, 1979 में जो ग्रैंड मॉस्क वाला एपिसोड होता है उसके बाद और मजबूत होता है, और फाइनली 1982 में हमको क्या देखने को मिलता है, 1982 में हमको ये देखने को मिलता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी अग्रीमेंट है वो साइन कर लिया जाता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है जिसके तहत जो पर्सनल एक्सचेंज है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, आर्म्स का खरीद फरोख्त है, इसको बेहतर तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है। तो दिस इज एपिसोड टिल 1982। उसके बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है, टिल दिस डे कट टू 2025, जो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस हैं मिलिट्री डोमेन में वो बढ़ते जा रहे हैं। मिलिट्री डोमेन में जो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस हैं वो आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो दिस इज अबाउट द न्यूज कि ये जो म्यूचुअल पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट है, दिस इज अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ बोथ द नेशंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया, देयर इज अ टाइमलाइन टू इट। जो मिलिट्री रिलेशंस हैं वो 1960 से हमको देखने को मिल रहा था कि नर्चर हो रहे थे। 1979 ग्रैंड मॉस्क वाला जो एपिसोड है मैका का, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट जंक्चर। 1982 में एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन होता है, एंड कट टू 2025 व्हाट वी आर सीइंग इज अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट wherein the underlying principle is what, कि aggression against either of the country would be seen as an aggression against both the countries। इसी प्रिंसिपल पे कौन चलता है, नेटो। नेटो भी इसी प्रिंसिपल पे चलता है ना, कि नेटो के जितने मेंबर्स हैं अगर किसी एक पे भी अटैक हो रहा है तो उसको क्या डीम किया जाएगा, उसको ये डीम किया जाएगा कि ये सब पे अटैक है, ये सब पे अटैक है। तो ये एक सिम्बाइटिक रिलेशनशिप भी है। सिम्बाइटिक रिलेशनशिप क्यों देखी जा रही है, सऊदी को क्या फायदा हो रहा है, उसको एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल जा रहा है, सऊदी को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल जा रहा है, पहली चीज। दूसरा क्या है, रीजनल टर्बुलेंसेस बहुत ज्यादा हैं। वो जो क्षेत्र है आपका मीना रीजन या वाना रीजन कहा जाता है। मीना क्या है, मिडिल ईस्ट नॉर्थन अफ्रीका। वाना क्या होता है, वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका। मीना रीजन या वाना रीजन में हमको हमेशा से दिक्कत देखने को मिलती है क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो अभी का जो अगर समय आगे अभी की बात करें तो ये और ट्रिगर हो गया, यूएस का जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल है वो डिमिनिश हो रहा है। तो सऊदी को क्या चाहिए, न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए, सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए। और पाकिस्तान को क्या चाहिए, पाकिस्तान को फंड्स चाहिए। सऊदी के पास सॉवरेन फंड बहुत ज्यादा है, सऊदी के पास सॉवरेन फंड बहुत ज्यादा है। आईएमएफ की बेल आउट्स की जरूरत पड़ी है पाकिस्तान को। तो वहां से हमको ये देखने को मिलता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में सिम्बाइटिक रिलेशंस है, और इसलिए हमको ये पर्टिकुलर जो डिफेंस पैक्ट है वो मटेरियलाइज होता दिखाई दे रहा है। अब इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है, और इंडिया पे इस अलाइनमेंट का क्या असर पड़ेगा, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑन इंडिया सऊदी रिलेशन, इंडिया पाक रिलेशन एंड द ट्राइलेटरल इन्वॉल्विंग इंडिया, पाकिस्तान एंड सऊदी। ठीक है, और तीन कंट्रीज हैं, इंडिया, सऊदी और पाकिस्तान। ठीक है, तो इन दोनों के रिलेशंस तो खराब हैं। ठीक है, इंडिया सऊदी के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है। ठीक है, सिम्बाइटिक रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज के बीच में, सिम्बाइटिक रिलेशनशिप है। क्यों, क्योंकि देखो हमारा ठीक ठाक डायस्पोरा मतलब इंडियंस हैं सऊदी में काम करते हैं, एक चीज। तो इंडियन डायस्पोरा एक मेजर इंटरेस्ट है हमारा सऊदी रीजन में। दूसरा क्या है, सऊदी नेट एनर्जी प्रोवाइडर्स में से है हमारे। ठीक है, वहां से ठीक ठाक हम तेल लेते हैं, अभी रशिया से लेने लगे हैं, लेकिन ट्रेडिशनली सऊदी जो है वो हमारा एनर्जी सप्लायर रहा है। तीसरा क्या है, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आती है। अरामको है जो वहां का ऑयल मेजर है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और भी वहां के जो सॉवरेन फंड है वो बहुत ज्यादा है, और हमको अभी क्या है, फंड्स की आवश्यकता है। तो सॉवरेन फंड उनका बहुत बड़ा है, तो एफडीआई एफआईआई ठीक ठाक हमको इन्फ्लक्स देखने को मिलता है सऊदी अरेबिया से इंडियन सॉइल पे। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन अब ये जो नेक्सस बना है सऊदी और पाकिस्तान का, इसकी वजह से इंडिया का जो सिक्योरिटी कैलकुलस है, ठीक है, या रीजनल डिप्लोमेटिक कैलकुलस है, वो गड़बड़ा जाएगा, वो गड़बड़ा जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि सऊदी है वो पाकिस्तान के क्लोज आ रहा है, इंडिया और पाकिस्तान आर्च राइवल हैं। ठीक है, पहलगाम जैसा एपिसोड अब सोचो दोबारा हो जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि इस पैक्ट के तहत सऊदी भी इंटरवीन कर सकता है। तो इंडिया पाकिस्तान जो एक रीजनल इशू है, साउथ एशिया में एक इशू है, वो कन्फ्लिक्रेट कर सकता है।
वो एस्केलेट कर सकता है, वो और ज्यादा एस्केलेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब सऊदी का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा इसमें। मतलब साउथ एशियन एपिसोड में वेस्ट एशिया की कंट्री कूद पड़ेगी, तो इससे क्या होगा? डोमिनो इफेक्ट होगा, फिर और कंट्रीज भी आएंगी। तो इंडिया का जो रीजनल सिक्योरिटी कैलकुलस है, या इंडिया की मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी है, वाना रीजन की जो पॉलिसी है, वहां पे अब हमको दोबारा से डिप्लोमेटिक रीअलाइनमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। दोबारा से रीअलाइनमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक मेजर चैलेंज है। तीसरा, जो हमारे इश्यूज हैं, ठीक ठाक इंडियन डायस्पोरा बाहर है। दूसरा क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो सऊदी से आती है, उस पर भी कब नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, उस पर भी नेगेटिव प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो आगे अभी हमको क्या देखना है? आगे हमको ये देखना है कि अभी एमईए ने कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई टिप्पणी नहीं की है। बस उसने ये कहा है कि मतलब वी आर जस्ट पॉन्डरिंग ओवर द क्वेश्चन। ठीक है, हमको पता था ये पैक्ट जो है वो आने वाला है। हाँ, तो अब आगे का जो डिसीजन होगा वो हम जो प्रेजेंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देख के असेस करेंगे, और फिर हम आगे की जो पॉलिसी है रीजन को लेके उसको हम फॉर्मुलेट करेंगे। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि यहां से इंडिया को अपना जो फॉरेन कैपिटल है या जो डिप्लोमेटिक कैपिटल है उसको रीअलाइन करना पड़ेगा। इंडिया का जो सिक्योरिटी कैलकुलस है, ठीक है, और जो डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी थी मिडल ईस्ट रीजन में, उसको दोबारा से रीअलाइन करना पड़ेगा। क्योंकि हमको अब नए रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक्स आते दिख रहे हैं, नए रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक्स आते दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी, पाकिस्तान यूएई, या इन तीनों का ट्राइलेटरल बन जा रहा है, तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि यूएई और सऊदी के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, दोनों कंट्रीज के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हाई लेवल पॉलिटिकल एक्सचेंज हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो व्हाट्स इन द फ्यूचर अभी देखना पड़ेगा। बट फ्रॉम हेयर ऑन एक वन थिंग इज फॉर श्योर, दैट इज कि वील हैव टू रीअलाइन आवर मिडल ईस्ट फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू बीमा सुगम। बीमा सुगम क्या है? GS2 गवर्नेंस। पिछला जो था वो GS2 IR का टॉपिक था, ये GS2 गवर्नेंस का टॉपिक है। बीमा सुगम जो है वो अभी लॉन्च कर दिया गया। किसने लॉन्च किया है? इरडई ने लॉन्च किया है। इरडई क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, सेंट्रल रेगुलेटर है। रेगुलेटर्स क्या होते हैं? जो अलग अलग इकोनॉमी के सेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं। जैसे टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? ट्राई है, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेंशन सेक्टर का PFRDA है। ठीक है, मॉनेटरी सेक्टर का RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट का सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर का जो रेगुलेटर है वो इरडई है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है 1999 में। ठीक है, इरडई एक्ट से इंस्टीट्यूशनलाइज हुई थी, सो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। मतलब पार्लियामेंट द्वारा एक कानून आया, इरडई एक्ट, जिसके तहत इरडई को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। इसका काम क्या है? इंडिया में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको इफेक्टिवली रेगुलेट करना। इरडई ने अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है बीमा सुगम। बीमा सुगम बेसिकली है क्या? बीमा सुगम जो है वो इंडिया के DPI इकोसिस्टम को में एक इंक्रीमेंट की तरह देखा जा रहा है। DPI क्या होता है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बीमा सुगम है क्या? बेसिकली बीमा सुगम एक डिजिटल मार्केट प्लेस है। इट्स अ डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर व्हाट? यूनिफाइड डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो इंडिया के DPI में या इंडिया के इंडिया स्टैक में एक नया एडिशन है। इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया एडिशन है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बारे में पढ़ लेना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है DPI? व्हाट इज DPI? एक तो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम देखते हैं अपने अराउंड, मेट्रो, रोड, रेल, एक्सप्रेसवे,
रेलवे स्टेशन, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईसीटी ड्रिवन है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईसीटी ड्रिवन है, जैसे यूपीआई हो गया, ओएनडीसी हो गया, ठीक है, जो इंटरनेट के माध्यम से हम जिसको एक्सेस करते हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को, दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। बीच में क्या आ जा रहा है? पब्लिक। पब्लिक का मतलब सरकारी। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो अमेजॉन भी है, गूगल पे भी है, ठीक है, या तमाम वेबसाइट जहां पर आप पेमेंट करते हैं, ये सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक का मतलब क्या हो गया? मतलब ये सरकारी है। तो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया डीपीआई को पुश कर रहा है, डीपीआई को पुश कर रहा है। इसमें कई एक्टर्स हैं, जैसे एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें क्या लेके आया? यूपीआई लेके आया, ठीक है। ओएनडीसी हमको देखने को मिलता है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। और फाइनली अब हमको क्या दिख रहा है? एक चीज और है, आधार। आधार भी क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैम ट्रिनिटी जो चल रहा है किस पे चल रहा है? डीपीआई पे चल रहा है। डीपीआई को ही हम क्या कहते हैं? इंडिया स्टैक भी कहते हैं, इंडिया स्टैक, ठीक है। तो इंडिया के डीपीआई में यूपीआई आ गया, ओएनडीसी आ गया, आधार हो गया, और फाइनली अब हमको बीमा सुगम देखने को मिल रहा है। बीमा सुगम वही काम करेगा, बीमा सुगम वही काम करेगा जो यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट के केस में किया। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट के केस में किया। पहले क्या था? जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पेमेंट गेटवेज होते थे, जैसे गूगल पे का, फोन पे का, ठीक है, पेटीएम का, अलग अलग पेमेंट गेटवेज होते थे। तो अपने हिसाब से कमीशन वगैरह चार्ज करते थे। अब प्राइवेट बॉडी थी तो वो कमीशन ज्यादा चार्ज करते थे। हाँ, यूपीआई ने क्या किया? यूपीआई ने सबका गेम खराब कर दिया, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ गया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये सरकारी है, सरकारी है, किसी एक एंटिटी का नहीं है, किसी एक एंटिटी का नहीं है। सेम काम ओएनडीसी करने की कोशिश कर रही है। ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अभी हमको क्या देखने को मिलता है? जैसे सैमसंग का फोन लेना है तो हम अमेजोन पे भी जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी जाते हैं। तो जो चीज वहां 60,000 की है वो यहाँ 54,000 में मिल जाती है फ्लिपकार्ट पे। तो प्राइस डिफरेंशियल हमको देखने को मिलता है, लेकिन हमको क्या करना पड़ता है? एक साइट से दूसरे साइट पे हॉप करना पड़ता है। ओएनडीसी क्या कर रहा है? ये एक सरकारी, एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं आपके ई कॉमर्स वाले, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं उनको भी एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पे वो सीमलेसली ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। यूपीआई ने क्या किया? एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश की। गूगल पे जो अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहा था, फोन पे जो अपनी मोनोपोली क्रिएट करने चाह रहा था, तो यूपीआई ने क्या किया है? यूपीआई आके वो क्या कर रहा है? सार्वजनिक कर दे रहा है, उसको पब्लिक कर दे रहा है, मोनोपोली नहीं क्रिएट होने करने दे रहा है। सो इज द केस विद ओएनडीसी। ओएनडीसी भी क्या चाह रहा है? कि अमेजॉन की मोनोपोली ना क्रिएट हो, फ्लिपकार्ट की मोनोपोली ना क्रिएट हो, ठीक है। आधार, आधार क्या है? ये भी आपका एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सेम चीज बीमा सुगम के साथ है। बीमा सुगम would do to insurance what UPI did to digital payments. बीमा सुगम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, जहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा? अलग अलग स्टेक होल्डर्स इंश्योरेंस सेक्टर के वो आएंगे और अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच पाएंगे। तो इंश्योरेंस सेक्टर में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो गए? हम आप हो गए जो कस्टमर्स हैं, इंश्योरर हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लेयर्स या स्टेक होल्डर्स हैं, बीमा सुगम नाम के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। और यहाँ पे एक फेयर तरीके से, अभी क्या है? अभी मान लो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो मुझे अलग अलग वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है, ठीक है। एचडीएफसी अर्गो पे जाना पड़ेगा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे जाना पड़ेगा, जनरल इंश्योरेंस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। फिर वहां मैं देखूंगा 10 लाख का कवर मुझे लेना है तो कहां सबसे सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत हैसल है, ठीक है। मैं तो कर सकता हूं, बहुत लोग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पीपल आर नॉट टेक्नोलॉजिकली दैट अवेयर। ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है। बीमा सुगम के माध्यम से क्या होगा? हमको एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट होते दिखाई देंगे, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट होते दिखाएंगे, जिसकी वजह से हमको एक लेवल प्लेइंग फील्ड है इंश्योरेंस सेक्टर में वो देखने को मिलेगी। इंश्योरेंस सेक्टर में एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, हमको वो देखने को मिलेगी। तो बीमा सुगम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? व्हाट इज बीमा सुगम? बीमा सुगम इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म wherein different stakeholders of insurance sectors would collate, ठीक है, and it would create a seamless field,
लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। इसमें कस्टमर का भी फायदा है, कस्टमर जो सबसे सस्ते दाम पे, सबसे सस्ते प्रीमियम पे जो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है वो खरीद सकता है, प्लस उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मतलब एक ही अम्ब्रेला के अंडर, एक ही रूफ के अंडर आपको, या एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको तमाम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो, चाहे ट्रेवल इंश्योरेंस हो या मोटर इंश्योरेंस हो, सारे प्रोडक्ट्स हैं आपको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते दिखाई देंगे। ठीक है, तो पिछले साल हमको देखने को मिला था 2024 में एडई जो है वो कॉन्सेप्ट लाई थी बीमा ट्रिनिटी का, ठीक है, जिसमें 3 चीजें अनविसाज की गई थी, 3 A's, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, बीमा सुगम जो है वो बीमा ट्रिनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसका जो प्लान है वो पिछले साल 24 फर्स्ट क्वार्टर में हमको देखने को मिल गया था, और फाइनली 2025 में ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपका ऑपरेशनल होता दिखाई दे रहा है। अब ये बीमा सुगम प्लेटफॉर्म में लॉन्च हो गया है, हैदराबाद से इरडई का जो ऑफिस है वहां से लॉन्च हुआ है, और इसको फेज वाइज मैनर में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। फेज वाइज मैनर मतलब अभी जो है लिस्टिंग चल रही है, लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग अलग जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट कर रही हैं, ठीक है, कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद जब सेकंड स्टेज आएगी तो हमको क्या देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। वी वुड गेट टू सी इंटीग्रेशन, कि बीमा सुगम के प्लेटफॉर्म से जो तमाम कंपनियां हैं, चाहे एचडीएफसी अर्गो हो, चाहे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो, वो अपने मैकेनिज्म को इंटीग्रेट करेंगी ओएनडीसी से, कि इसी प्लेटफॉर्म पे आप खरीद फरोख्त कर पाए, ठीक है। आपका जो इंश्योरेंस है अगर वो लैप्स कर रहा है तो उसको आप रिन्यू करा पाए, ठीक है। दिस वुड ऑल हैपन इन द सेकंड फेज। अभी जो है वो लिस्टिंग वाला फेज है, जो इंटीग्रेशन वाला फेज है वो आएगा। जब ये हो जाएगा तब हमको क्या देखने को मिलेगा कि फुल फ्लेजेड ट्रांजैक्शन जो है वो शुरू हो जाएंगे, फुल फ्लेजेड जो ट्रांजैक्शन है वो आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसको ऑपरेशनल कौन कर रहा है बीमा सुगम को, इसके लिए कंपनी बनाई गई है BISF, बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन, एक कंपनी बनाई गई है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सेम टाइप की चीजें तो उसमें भी होती हैं, पॉलिसी बाजार और भी कई प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन पॉलिसी बाजार वगैरह क्या है, वो एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, और इनका काम खाली प्रोडक्ट्स को बेचना है, अलग अलग कंपनीज लिस्ट होती हैं, और जैसे जैसे सामान उनका बिकते जाता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिकते जाते हैं, तो उनको कुछ एक कमीशन मिल जाता है और वो बाहर हो जाती है। क्लेम रीसेटलमेंट वगैरह में पॉलिसी बाजार वगैरह प्लेटफॉर्म्स का कोई रोल नहीं रहता है। बट हाउ दिस थिंग इज डिफरेंट, बीमा सुगम में आपको एंड टू एंड सर्विस मिलेगी। इसमें कमीशन जो है वो बहुत कम है। कमीशन क्यों कम है, क्योंकि ये जो BISF बनाई गई है, इसमें जो तमाम इंश्योरेंस कंपनीज हैं सबकी इक्विटीज हैं, और इक्विटीज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं कि किसी एक कंपनी का हेजेमोनी ना रहे, मतलब 51% स्टेक किसी को नहीं दिया गया है। तो इसकी वजह से जो इसकी फंक्शनिंग है, जो इसका एक्सरसाइज रहेगा वो ज्यादा डेमोक्रेटिक रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे पाएगी प्लेटफॉर्म पे। तो इससे क्या होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड बनी। आगे फ्यूचर में भी अगर नए इंश्योरेंस प्लेयर हैं वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो इफेक्टिवली इससे कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म है, ये डेमोक्रेटिक है और साथ ही साथ सीमलेस भी है। तो BISF इज अ बॉडी विच हैज बीन इंस्टीट्यूटेड सो एज टू ऑपरेशनलाइज द बीमा सुगम, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, समझ में आ गया ये है क्या चीज, ठीक है। नए यूजर, हाँ बिल्कुल, वो बस पॉलिसी नंबर है वो डालना पड़ेगा, वो सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो दिस इज एन एडिशन टू इंडियाज DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके एडवांटेजेस क्या रहने वाले हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बीमा सुगम। अब देखो इंश्योरेंस सेक्टर में अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका इंश्योरेंस कंपनी हो गई, जिनको हम इंश्योरर्स भी कहते हैं। फिर क्या हो गए, कस्टमर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, सपोर्टिंग बैंक्स हो गए, ठीक है।
तो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल दीज स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इसके आने से सबसे पहला फायदा किसको है? एक तो इंडिया ही को है फायदा। इंडिया को क्या फायदा है कि एक सेंट्रलाइज्ड, हमको एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मिल जाएगा। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मिल गया तो इससे और भी जो पॉलिसी स्टेक होल्डर्स हैं, नई पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशनलाइज करने में सरकार को हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप हेल्थ कवर, लाइफ कवर अगर मैक्सिमम लोगों को कवर कर पा रहे हैं सिटीजन्स का, तो क्या है, दिस इज इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। दिस इज इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। दूसरी चीज क्या है, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में एक हमको बूस्ट देखने को मिलेगा। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में हमको एक बूस्ट, क्योंकि आपके पास जब डेटाबेस आ गया तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो अपनी पॉलिसी, जिसमें डेटा की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, डेटा की जरूरत पड़ सकती है, कैंसर का डेटा निकालना है तो हेल्थ कवर के डेटा से जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो आप मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस की वजह से हमको जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ विकसित भारत 2047 का एक कंपोनेंट है इंश्योरेंस फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ठीक है, ये एक गोल है अंडर विकसित भारत, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ये विकसित भारत 2047 के अंदर एक गोल है। ठीक है, इंडिया को ये अचीव करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो एक तो मैक्रो लेवल पे ये फायदे हैं। कस्टमर्स लेवल पे हमको क्या फायदे देखने को मिल रहे हैं? कस्टमर्स सबसे बड़े विनर होके निकलेंगे। क्यों? कस्टमर्स को बहुत गेन होगा ना इससे। क्या फायदे हैं? एक तो ट्रांसपेरेंसी आ गई, दूसरा क्या है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जितने ज्यादा सेलर रहेंगे बायर्स को उतना ज्यादा फायदा है। ठीक है, इसीलिए मोनोपोलीज क्या है, मोनोपोलीज जो है वो कस्टमर्स के इंटरेस्ट में नहीं होती है। परफेक्ट कंपटीशन जो है वो कस्टमर्स के इंटरेस्ट में होता है। ठीक है, तो जब सुगम बीमा सुगम टाइप का हम प्लेटफॉर्म बना ले रहे हैं तो एक ही प्लेटफॉर्म पे हम तमाम जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो लिस्ट कर पाएंगे। तो कस्टमर्स के पास कई सारे ऑप्शन, कस्टमर्स के पास बुके रहेगा। तो कंपनीज पे भी क्या प्रेशर रहेगा कि हमको दाम कम करने हैं और सर्विसेज अच्छी करनी है, तो कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज एट लो कॉस्ट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, लो कॉस्ट रहेगा, प्लस जो हैसल है, ठीक है, जो हैसल्स हैं, क्योंकि देखो इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक नॉर्मल हाउस होल्ड तमाम टाइप के इंश्योरेंस लेता है, लाइफ कवर भी लेता है, वो हेल्थ कवर भी लेता है, मोटरसाइकिल है तो उसका इंश्योरेंस कराता है, कार का है उसका इंश्योरेंस कराता है, तमाम टाइप के इंश्योरेंस हमको देखने को मिलते हैं। प्रीमियम्स किसी का अप्रैल में है, किसी का सितंबर में है, किसी का जुलाई में है। ठीक है, तो आपके पास जब एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो चीजें सेंट्रलाइज हो जाएंगी, सेंट्रलाइज हो जाएंगी। तो लो हैसल्स, लो कॉस्ट, मोर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, कंपनीज को क्या फायदा है? इंश्योरेंस सेक्टर को एक पुश मिलेगा। उनके दाम तो कम होंगे प्रोडक्ट्स के, लेकिन जो इंश्योरेंस पेनेट्रेशन है, ठीक है, अभी इंडिया क्या है, इंडिया बहुत ज्यादा इंश्योर्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इंश्योर्ड नहीं है, मतलब ठीक ठाक सिटीजन जो हैं वो आपका इंश्योरेंस के अम्ब्रेला या एम्बिट में नहीं आते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं और ज्यादा डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं तो इंश्योरेंस पेनेट्रेशन जो है वो बढ़ेगी। जैसे यूपीआई आया तो उसके बाद हमको क्या देखने को मिला, डिजिटल पेमेंट जो पहले एक एलिट कंस्ट्रक्ट माना जाता था वो बहुत तेजी से डेमोक्रेटाइज हो गया। अब आप 10 रुपए का कुछ सड़क के किनारे समोसे भी खा रहे हैं, वो भी आप क्या कर रहे हैं, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। तो आपने प्रोसेस को बहुत ज्यादा डेमोक्रेटाइज कर दिया, बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया। इंश्योरेंस अभी भी क्या है, एक एलिट कंस्ट्रक्ट माना जा रहा है। हालांकि इंश्योरेंस सेक्टर बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत तेजी से डेमोक्रेटाइज हो रहे हैं, लेकिन डिजिटल डिवाइड अभी भी बहुत ज्यादा है इंडिया में। ठीक है, तो कंपनीज को कैसे, लो कॉस्ट तो हो जाएगा लेकिन अब वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे खेलेंगी।
नंबर ऑफ इंश्योर्ड पीपल या इंश्योर्ड एंटिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी, तो जो प्रीमियम्स हैं वो भी कम होने लगेंगे, तो इससे कस्टमर्स को भी फायदा होगा। क्योंकि इंश्योरेंस पूल पे क्या होता है, जितने ज्यादा लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेंगे, इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है इंडिविजुअल मेंबर पे वो कम होता जाता है। इंश्योरेंस काम कैसे करता है ये तो पता है ना आप लोगों को, काम कैसे करता है। जैसे कार इंश्योरेंस, मैंने 10 लाख की कार ली, मैंने इंश्योरेंस कराया जिसमें मुझे 10,000 रुपए प्रीमियम देना पड़ता है, कि चोरी हो गई तो मुझे 10 लाख रुपए पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। हर साल ये डेप्रिशिएट करता है कुछ ना कुछ, मान लो 10% डेप्रिशिएट कर रहा है, तो अगले साल मेरी कार की जो नेट वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू, वो 9 लाख रुपए होगी। ठीक है, फिर 10% डेप्रिशिएट करेगा तो डेप्रिशिएट करेगा, लेकिन जो उस साल की नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी वो मुझे वापस मिल जाएगी। उसके लिए मुझे प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है, 10,000 रुपए मान लो देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये 10,000 कहां से आ रहे हैं, मतलब 10,000 बेसिकली कर क्या रहे हैं, 10,000 दे के मैं कैसे 8 लाख 9 लाख रुपए ले रहा हूं, क्योंकि मेरे जैसे कई लोग हैं जिनसे 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं, एक पूल बनाया जा रहा है। अब सबकी गाड़ी तो चोरी होगी नहीं, ठीक है, किसी एक दो की होगी, तो इसी पूल में से वो पैसा है वो रिइंबर्स कर दिया जाता है। तो आइडिया ये होता है कि इंश्योरेंस पूल जितना ज्यादा एक्सपेंडेड रहेगा उतना आपका प्रीमियम जो है वो कम होता जाएगा, प्रीमियम जो है वो आपके उतने कम होते जाएंगे। तो इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है, इंडिया के इंटरेस्ट में ये है कि जो इंश्योरेंस पूल है इंडिया का, चाहे मोटर इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ कवर हो, ठीक है, उनका इंश्योरेंस पूल है वो एक्सपेंड होता रहे। ये विन विन सिचुएशन है कस्टमर्स के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। कंपनीज का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं उनको प्रीमियम्स कम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो विकसित भारत 2047 का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है इंश्योरेंस फॉर ऑल, और जो आपका बीमा सुगम, ये जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, दैट वुड प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन अचीविंग दैट गोल। ठीक है, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते के कारण पश्चिम एशिया के संबंध में भारत की विदेश नीति में बदलाव की आवश्यकता होगी, विश्लेषण कीजिए। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के क्या कारण हैं? Recent defense pact between Saudi and Pakistan would need realignment of India's foreign policy with respect to West Asia. Analyze. What are the reasons for the pact being inked?